फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक है मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट में। हमने लास्ट लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्किंग करता है वो हमने पढ़ा था। अब एक्सेप्टेंस यानी कि इसकी स्वीकृति और डिस्काउंटिंग यानी कि इसकी कटौती कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, the debtors write the word accepted on the bill of exchange and puts his signature. It means he has given acceptance for making payment according to the direction of the maker of the bill. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो टर्म बिल या यूसेंस बिल, सावधि बिल, जो एक निश्चित समय अवधि के बाद जिसका भुगतान होता है उस पर होता है। जो डिमांड बिल है या जो साइट बिल है जिसको देखते ही भुगतान करना होता है उसके लिए किसी भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि जो भी यूसेंस बिल है, सावधि बिल है, उनके स्वीकृत कौन करेगा? जो इसको डेटर है, जिसने माल उधार पे ख़रीदा है, वो ऐसा लिखेगा कि भाई मैं इस पे ये स्वीकार करता हूँ अपने साइन करके कि भाई जो मेरे क्रेडिटर ने मुझे आदेश दिया, डायरेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको भुगतान करूँगा। किसको करेगा? जो उसके अकॉर्डिंग उस बिल में लिखा हुआ है। अगर मेकर कहता है कि मुझे भुगतान करना तो उसे करेगा, अगर मेकर कहता है कि किसी एक्स पर्सन को करना तो उसे करेगा, और अगर मेकर कहता है किसी बैंक को करना है तो उसे करेगा। ठीक है। In side bill acceptance is not required, but in term bill acceptance is essential. Often the exporter and the importer are not familiar with each other credit. Hence the bill are got accepted by the accepting houses or bank. चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातक और निर्यातक दोनों एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से, साख से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए बिलों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, बैंक या स्वीकृति गृह यानी कि एक्सेप्टेंस हाउसेस से ली जाती है और उनकी गुडविल अच्छी होती है। तो इसके कारण ऐसे बिलों की कटौती यानी कि डिस्काउंटिंग या ट्रांसफ़र, हस्तांतरण कराना सरल रहता है। ठीक है ना। जिनको एक्सेप्टेड कौन करेगा? एक्सेप्टिंग हाउसेस या बैंक। अभी डिस्काउंटिंग और ट्रांसफ़र वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले एक्सेप्टेंस को अपन समझेंगे। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये देखिए मैंने एक इसका नमूना लिया है यहाँ पे। ये आप देखिए मुद्दती विदेशी विनिमय बिल का नमूना है, यानी कि टर्म बिल है जिस पे एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसकी 3 कॉपी बनाई जाती है ताकि अगर पहली या दूसरी कॉपी पोस्टेज या डाक में कोई खो जाए, समय पर ना मिले, तो इसका दूसरी या तीसरी कॉपी का अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कॉपी रहेगी, फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी, वो उस पर लिखा हुआ होगा। देखिए इसमें लिखा, सबसे पहले तो जो अमाउंट है वो अपन ने यहाँ पे $1000 किसने लिखा है? एक्सपोर्टर ने लिखा है। माल को बेचने वाला वो न्यूयॉर्क का है। कब लिखा है? जुलाई 15 को 2013। मोस्टली ये शॉर्ट टर्म मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट करने का, जो मुख्य रूप से 3 महीने का होता है। लेकिन इसमें जो भी भुगतान करने की तिथि होती है उसमें अपन 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस यानी कि रियायत के दिन जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो ये 15 जुलाई है तो इसका 15 अक्टूबर प्लस 3 दिन और 16 से 18 अक्टूबर को इसको पेमेंट करने की डेट होगी। ठीक है। अब ये स्टैम्प यहाँ पे लगा हुआ होना ज़रूरी है। अब इसमें लिखा है 60 डेज़, यानी कि 60 डेज़ का है ये, यानी कि 2 महीने का है। तो 15 जुलाई लिखा है तो 15 अगस्त और 15 सितंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड करके डेट को भुगतान करना है। ऑफ द फर्स्ट ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट यानी कि ये फर्स्ट कॉपी है। ठीक है ना। सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द सेम डेट एंड टेंडर बीइंग अपडेट। ठीक है ना। अब पे टू अस और आवर ऑर्डर ऑफ सम ऑफ 1000 रुपीज़, जो भी आप अमाउंट है उसको यहाँ पे वर्ड में भी लिखेंगे जो आपने यहाँ पे नंबर्स में लिखी है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन टर्म ऑफ इनवॉइस नंबर 450। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर है उसका साइन हो जाएगा। एक्सेप्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सेप्टेड कौन करेगा? इम्पोर्टर। तो इम्पोर्टर एक्सेप्टेड लिखकर उसके साइन भी यहाँ पे करेगा। इट इज़ असेंशियल। ठीक है ना, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कब होगा? जब टर्म बिल है, सावधि बिल है, यूसेंस बिल है, क्योंकि
ये जो साइट बिल होता है, डिमांड बिल होता है, उसको तो अपन देखते ही करते, तो उस पर एक्सेप्टेंस लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये एक बिल की कॉपी का एक परफॉर्मा है जो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। डेट मेंशन होनी चाहिए, कहाँ से लिख रहा है, कितने रुपए का लिख रहा है, वर्ड में भी होना चाहिए, नंबर में भी होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, एक्सपोर्टर के या ड्रॉवर के या मेकर के साइन होने चाहिए। ड्रॉवी जो है जो उसको स्वीकार करता है वो एक्सेप्टेड लिखा हुआ होना चाहिए, वो लिखेगा एक्सेप्टेड और खुद के साइन करेगा, तब जाके ये पूरा होगा। लेकिन इसमें जो अपना साइट बिल है, डिमांड बिल है, उसका भी मैंने एक फॉर्मेट लिया, उसमें कोई एक्सेप्टेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें जस्ट साइन करके पूरा हो जाता है। तो साइट बिल ऑफ एक्सचेंज में आप देखिए जो ये दर्शनी बिल का ये नमूना है, उसमें ये फर्स्ट कॉपी जो कॉपी है वो अपन को लिखनी होनी चाहिए। जो मैंने पहला बताया था वो टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल था, ये साइट बिल है, डिमांड बिल है, जिस पे एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको देखते ही प्रेजेंट करते भुगतान करना होता है। अब इसमें आप देखिए कि ये कहाँ पे लिखा हुआ, लंदन से लिख रहा है, ठीक है ना, और जिस डेट को लिख रहा है, स्टैम्प होगा, अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे नंबर्स में भी है और फिगर में भी होगी। आप फिगर में तो 2000 है, अब वर्ड में आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ 2000 पॉन्ड, ये देखिए, ठीक है ना, किसने लिखा, साइट ऑफ फर्स्ट एक्सचेंज यानी कि फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द एक्सपोर्टर हो जाएगा और यहाँ पे इंपोर्टर की साइन हो जाएगा, यहाँ पे स्टैम्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइट बिल है, इसको तो जो प्रेजेंट करेगा इस साइट बिल को उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि उस बिल की कटौती कराना। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मैं बताऊँ आपको कि जैसे कि मान लो मेकर ने, एक्सपोर्टर ने, सप्लायर ने, क्रेडिटर ने बिल लिखा, ठीक है, 3 महीने का या 2 महीने का लिखा, जिसको कि डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया, और सपोज़ वो 3 महीने का तो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन सप्लायर को आज रुपए चाहिए, ठीक है। अब वो बिल तो उसके पास में है, एक्सेप्ट करने के बाद में उसके पास में क्रेडिटर के पास में बिल आ गया, अब क्रेडिटर को आज प्रेजेंट डेट में बिल पेमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक से इसकी डिस्काउंट या डिस्काउंटिंग हाउसेस से इसको डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या, जैसे कि मान लो 2000 पौंड का है, ठीक है ना, तो जो भी डिस्काउंटिंग की रेट है, जैसे कि मान लो 2000 पे 5% डिस्काउंटिंग की रेट है, तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा, सपोज़ 2000 का वो 2000 पौंड का है, ठीक है ना, और उस पर डिस्काउंटिंग की रेट है 5%, तो इस पे कितना हो जाएगा, 100 रुपये डिस्काउंटिंग का हो गया, तो 100 रुपये कम करके बाकी के 1900 रुपये, 1900 पौंड का पेमेंट बैंक कर देगी, और जो ये 100 पौंड है बैंक ने रखा है, ये इंटरेस्ट के चार्ज हो गया, ये बैंक की इनकम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर उसको 3 महीने से पहले पेमेंट चाहिए एक्सपोर्टर को, तो वो इन बिलों की डिस्काउंटिंग कटौती करवा लेता है, जो कि बैंक से या डिस्काउंटिंग हाउसेस से होता है, और जो कटौती की राशि है वो बैंक एज ए इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि बैंक की मुख्य इनकम होती है। अब मान लो बैंक के पास में ये बिल आ गया, अब बैंक किससे ले लेगा पैसे, ड्रॉवी से, वो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा बैंक को, कितने का, 2000 पौंड का, और बैंक ने कितना किया, 1900 का, किसको, ड्रॉवर को, ठीक है। तो इस तरह से जो 100 पौंड बचे हैं वो बैंक की इनकम हो गई। अब सपोज बैंक को भी अभी पेमेंट चाहिए, तो बैंक इसको रीडिस्काउंटिंग करा सकता है, किससे, रिजर्व बैंक से। जैसे कि 2000 का बिल उसके पास में हमेशा फेस वैल्यू पे डिस्काउंटिंग होगा, उसने 1900 पेमेंट किया है एक्सपोर्टर को, अब बैंक रिजर्व बैंक से कराएगा, सपोज रिजर्व बैंक इस पे करता है 5% डिस्काउंटिंग की रेट से, तो 5% डिस्काउंटिंग की रेट से करेगा, तो वो रिजर्व बैंक उस इतना डिस्काउंट करके बैंक को दे देगा, और फिर रिजर्व बैंक किससे पेमेंट ले लेगा, उस बिल का, पेई से या ड्रॉवी से या डेटर से। तो इस तरीके से डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। परचेजिंग ऑफ बिल्स accepted by the bank or the accepting houses from their holders or the sellers on an amount less than the amount mentioned in the bill before their date of payment is called discounting of bill, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है कि जब अवधि पूरी होने से पहले ही अगर अपन को पेमेंट चाहिए, तो इसे अपन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के नाम से, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के नाम से जानते हैं। ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, द बैंक और द डिस्काउंटिंग हाउसेस गेट ऑल दोज पावर विच आर अवेलेबल टू द ड्रॉवर। बिल का डिस्काउंट होने के बाद में जब ड्रॉवर को पेमेंट हो जाता है, तो वो सारे पावर जो ड्रॉवर के वो किसके पास आ जाएंगे, डिस्काउंटिंग हाउस या बैंक के, जिसने भी उस बिल को डिस्काउंट करके पेमेंट करा है ड्रॉवर को।
बाय डिस्काउंटिंग द एक्सपोर्टर और द क्रेडिटर इमीडिएटली गेट्स द अमाउंट, उसको हाथों हाथ पेमेंट मिल जाता है. Discounting houses or the banks get discounting charges in the form of interest which is the major source of their income. ठीक है, तो ये अपन ने इसको डिस्कस किया था कि भाई सबसे पहले तो अपन ने एक ड्रॉवर जो कि इसका मेकर है ड्रॉवर जो इसको लिखा है उसको आज चाहिए, तो उसने बैंक से या डिस्काउंटिंग हाउसेस से इसको डिस्काउंट करा लिया. तो अगर इसने 2000 पॉन्ड का लिखा है तो बैंक ने उसको है ना, और बैंक ने डिस्काउंट किया उसको 10% से, तो 200 रुपये डिस्काउंटिंग के हो गए. तो 2000 माइनस 200 इज इक्वल टू 1800 पेड बाय द बैंक टू द ड्रॉवर, एंड 200 पॉन्ड इज द इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज बाय द बैंक एंड इट इज़ द इनकम ऑफ द बैंक, एंड नाउ बिल इज़ विद द बैंक. ठीक है, तो अब बैंक किससे पेमेंट लेगा? ड्रॉवी से, डेटर से. वो कितने का लेगा? 2000 पॉन्ड का. अब सपोज बैंक को भी अभी रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई से उसको रीडिस्काउंट करवा लेगा. अब आरबीआई के अभी इसके पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितने का है? 2000 का. ठीक है ना, भले उसने 1800 पॉन्ड दिए हैं, तो आरबीआई फेस वैल्यू पे सपोज 2000 पे 5% का चार्ज लेता है. तो कितने लिया? 100 पौंड का. तो अब इसने आरबीआई ने इसको कितने दे दिए? 1900 बैंक को, और आरबीआई के पास में 2000 का रह गया. तो आरबीआई किससे ले लेगा? नाउ ड्रॉवी से. जिसके पास में बिल होगा उसके पास में सारे वो राइट आ जाते हैं. तो इस तरीके से आरबीआई की इनकम कितनी हो जाएगी? 100 पौंड. बैंक ने कितने कमा लिए? 200 पौंड. तो इस तरीके से डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग ये होता है. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें एक और टर्म होती है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बिल या एंडोर्समेंट ऑफ बिल, जिसको बेचान करते हैं. यानी कि अपन चाहे तो ड्रॉवर इस बिल को किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, फिर वो जिसको ट्रांसफ़र करेगा उसके पास में सारे बिल के होल्डर के जो राइट होते हैं वो आ जाते हैं.